हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSCB मोड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बिहार बोर्ड के लिए 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, ये साइंस का वीडियो है। साइंस का ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें मैंने आपको जो है 48 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, याद भी है तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि क्या हो कि आपका रिवीजन हो और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपके अगले क्लास से रिलेटेड भी वीडियो इस पर अपलोड किया जाता है। जैसे 11th 12th ये सब का वीडियो अपलोड किया जाता है इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाली है। तो जैसा कि 12th में मेरा क्वेश्चन बहुत सारा लड़ा था, तो आप इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से देखिएगा, याद कीजिएगा और सुनिएगा, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर होती है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम जो है वो आपका जो है वेवलेंथ का होता है, यानी तरंग दैर्घ्य का होता है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों की समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों की समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। देखिए, किसी भी मीडियम में छोटा छोटा कण है ना, तो उसके निलंबन को हम जो है क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। जैसे कहने का मतलब गोंद हो गया, ठीक है, फॉग हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब जो है मतलब छोटा छोटा उसमें पार्टिकल होते हैं। ऑप्शन है इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर की प्रतिरोध जो है वो आपका 50 से 100 ओम के बीच होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो फिलामेंट का प्रतिरोध जो है आपका 110 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग जानते भी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है, ठीक है। चौथा नंबर भी प्रश्न आपका MBBI है। उसके बाद आपका जो है 6ठा नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NR। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम के नियम निहित है, यानी ओम के नियम क्या कहता है कि V प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका I, ठीक है। यानी जहाँ पर प्रोपोर्शनल हटता है वहाँ पर तो आता है प्रोपोर्शनल के बदला में एक कांस्टेंट जो कि R होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा V = IR। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओम्स लॉ आपको याद भी रहना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। विद्युत धारा की जो प्रबलता यानी विद्युत करंट की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो क्या है? तो वो है एम्पियर। यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर है। वोल्ट जो है विभवांतर का है, ओम जो है प्रतिरोध का यूनिट होता है, और जूल जो है आपका कार्य का यूनिट होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है 8वां नंबर और 9वां नंबर प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। समझिएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर बहुत से लोग जो है ना वो एमीटर पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो युक्ति की बात कर रहे हैं, यानी डिवाइस की बात कर रहा है, जिससे हम करंट को जो है मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट जो है हमें प्राप्त होता है जनित्र से, यानी मशीन से, किसी मशीन से ही ना हम करंट जो है लेंगे, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। मशीन को हम हिंदी में जनित्र कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच की कोण को जो है हम निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता, देखिए पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही समझिएगा कि 1 मीटर आपको नहीं, आपको उत्तल से समझना चाहिए कि आपका आंसर प्लस में होगा या माइनस में, ठीक है। तो माइनस तो अवतल में होता है, यानी प्लस वाला जो है 1 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होगा। देखिए न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी या कम दूरी आपसे पूछा जाएगा तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपकी फोकस दूरी पूछेगा आपके लेंस में ही, तो वहाँ पर जो है 2 सेंटीमीटर होगा, आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो अगर आपका जो है अगर यहाँ पर न्यूनतम दूरी पूछता है तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी पूछता है, ठीक है, महत्तम दूरी पूछता है तो वो आपका जो है अनंत हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर बात समझिएगा कि आपको मैंने बताया था कि NaDO नादू आप अगर याद रखते हैं ना तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका नादू NaDU से। क्या है कि N से हो जाएगा निकट, A से हो जाएगा आपका अवतल, D से हो जाएगा दूर, U से हो जाएगा उत्तल। यानी निकट के लिए हम अवतल का इस्तेमाल करेंगे और दूर के लिए हम जो है उत्तल का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पर अवतल लेंस की बात चल रहा है ना तो हम निकट दृष्टि दोष में हम अवतल का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपका ऑप्शन बी जो है 13 का वो करेक्ट हो जाएगा। उसका 14 नंबर प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, सेम आ गया ना NaDU आप याद है तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर दूर दृष्टि दोष के लिए तो दूर के लिए हम किसका उत्तल का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का जो है बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 15वां नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट, जब आपके घर में जो विद्युत होता है 220 वोल्ट का तो उसमें भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पर करंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। जिससे क्या है ना जो अगर कोई व्यक्ति उसको टच कर लेता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जलने लगता है, वहाँ पर करंट जो है ज़्यादा हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 15 का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गोबर गैस एक प्रकार की है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है कि गोबर गैस जो है एक प्रकार का क्या है तो वो बायोगैस है। ठीक है, बायोगैस। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है तो वो है कर्नाटक में। ठीक है, काकरवाला आपका गुजरात में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार की लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण जो है प्राप्त होता है तो वो होता है अविलय। ठीक है, आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया की बात चल रही थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। आपका जो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अयस्क शेष धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं। उसको हम जो है धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है तो ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है तो वो प्राप्त होता है आपका NO2 और आपका O2। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है तो वो है Na2CO3 10H2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से pH का मान क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी मैंने बताया है आपको कि pH वैल्यू जो है अगर न्यूट्रल की बात करते हैं जहाँ पर वो उदासीन होता है तो वो होता है उसका मान 7। अगर 7 से ज़्यादा अगर pH वैल्यू pH मान अगर 7 से ज़्यादा 8, 9, 10, 11 ऐसे मिल जाए तो वो क्षारक होता है। याद रखिएगा वो क्षारक होता है। और 7 से कम हो जाता है यानी 6, 5, 4, 3 या 6.9 तक भी आ जाएंगे तो वहाँ पर वो जो है अम्ल हो जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। 7 से कम अम्ल चाहे पॉइंट में ही कम काहे नहीं रहे या पॉइंट में ज़्यादा क्यों न रहे तो वो क्षारक हो जाएगा। 7 रहेगा तो वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन कहलाता है। तो यहाँ पर क्षारक के लिए आपसे पूछा जाता है ना, क्षारक के लिए तो क्षारक क्या 7 से ज़्यादा। अब देखिए 7 तो यहाँ पर देखिए पहले तो 2 यानी ये एसिड है, फिर यहाँ पर 7 दिया गया ये उदासीन है। 7 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर 6 है तो ये भी आपका एसिड है यानी अम्ल है। और यहाँ पर जो है 13 है यानी 7 से ज़्यादा है तो ये क्षारक है यानी अल्किलाइन है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ये जो हमने काम किया इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर जो है द्रव होता है। देखिए अधातु की बात चल रही है ना, अधातु की बात चल रही है, अगर धातु की बात होती तो क्या कहते हैं। देखिए कमरे के ताप पर अगर आपसे बोला जाता है कि अधातु कौन ऐसा मतलब अधातु है जो लिक्विड स्टेट में होती है, तो अधातु की बात करेंगे तो ब्रोमीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर यहीं पर धातु की बात करते तो हमारा करेक्ट आंसर पारा हो जाता, ठीक है ना। धातु की बात करते जो लिक्विड स्टेट में मिलती है, एकमात्र पारा है जो ऐसा धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है, यानी द्रव अवस्था में मिलता है। और अधातु के लिए आपका ब्रोमीन और धातु के लिए आपका पारा, ठीक है। चमकीला आपसे पूछा जाता तो आयोडीन पर क्लिक करते, और यहाँ पर आपको आयोडीन नहीं दिया गया है, ठीक है। और मुक्त अवस्था में आपका एल्युमिनियम पाया जाता है, ये लोग आप लोग जानते भी हैं, और तांबा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जब सीसा और टीन के मिश्र धातु, सीसा और टीन के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोल्डर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिश्रण वाला से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मिश्रण वाला आप देख लीजिएगा 4 से 5, तो आपको इजीली जो है आपको 1 नंबर तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटा जाने वाला आपका जो है लिथियम है, ठीक है, लिथियम है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें क्या होता है कि इथिलीन में जो है, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में 2 आबंध है, 2 बॉन्ड है। तो उसमें क्या क्या होता है, कितने सिग्मा बॉन्ड होता है और कितने पाई बॉन्ड होता है, ये आपसे जो है पूछा गया है। तो देखिए इथिलीन में क्या होता है कि 2 है ना, 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड है तो एक तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, यानी 1 सिग्मा और 1 पाई, ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, तो वो है 7, ठीक है। 7 जो है उसमें सहसंयोजक आबंध है इथेन में, इथेन में याद रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ठीक है, आबंध यहाँ पर आपको समझते हैं ना, आप आबंध समझते हैं, इथेन यानी C2 और H जो है आपका 6 हो जाएगा, H6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि यहाँ पर 2 × 2 और +2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, अल्केन का फॉर्मूला पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड हो गया, और 6 हाइड्रोजन है तो 6 बॉन्ड तो इसमें आ जाएगा, तो 7 आबंध इसमें, यानी 7 बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। जैसा कि अभी हमने बताया आपको, इथेन पर बताया, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर से आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। देखिए अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n H2n+2, ठीक है, अल्केन का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें ना कि अगर माइनस कर देते हैं -2, तो ये आपका अल्कीन का हो जाता है। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं रखते हैं, सिर्फ CnH2n रख देते हैं, तो ये हमारा जो है इथीन एल्कीन का हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद अल्काइल का यहाँ पर +1 कर देंगे। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है +2 के लिए ना, तो +2 के लिए हमारा जो है अल्केन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा या तुतिया लिख दिया जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो CuSO4 5H2 होता है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका बी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं। उदग्र स्तंभों को हम आवर्त सारणी के, उसको हम वर्ग कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन कौन है, तो वो है आपका क्षारीय होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। भारत सरकार ने, तो वो क्या था 1970 ईस्वी में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस जो है हम किसे कहते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर का कलिका निकलती है, तो वो है आपका मुकुलन में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से, MVVI प्रश्न है। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है आपका यहाँ पर जो CO2, क्लोरोफिल और
सूर्य का प्रकाश, मतलब स्वपसी जो अपने आप भोजन तैयार करता है, जैसे हमारा पेड़ हो गया वो इसी सब से जो है अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो आप लोग जानते हैं, और अपने पत्तियों में जो पहुंचाता है वो अपना भोजन का जो भी भाग है तो वो फ्लोएम के द्वारा, ठीक है ना। और उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो वो जल से, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, संभावनाएं भी ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन पूछने के एग्जाम में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में कौन है जो पादप हार्मोन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान है ना उसको हम क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसका जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिनेटिक दरार दिया गया है, आवेग दिया गया है, द्रुमिका दिया गया है और एक्सॉन दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो है आपको जवाब जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है वो किस में होता है, तो वो होता है पुंकेसर में, नर के लिए पुंकेसर, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है, ये एमबीबीआई प्रश्न है, वो होता है अमीबा में, द्विखंडन अमीबा में होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, अनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं, तो वो मेंडल को कहते हैं अनुवंशिकी का पिता। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, किसको जो है आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, तो वो है जंगली जानवर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो वो है सूखे घास पत्ते, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा ना तो मैंने पहले भी कहा था कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके नेक्स्ट क्लास के लिए भी इस पर जो वीडियो अपलोड किया जाता है, जैसे 11th का हो गया, 12th का हो गया, ठीक है, तो वो सब का वीडियो इस पर अपलोड किया जाता है। और बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं उसका भी मैं आपको जो है अपडेट देता रहता हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।